भरत भाई, पहले तो ये बतलाइए कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कल ही कहा था, आपने तो पूरा भाषण सुना है कल, इसलिए हमने पहले आपको चुना है। आपने जो है सुना है पूरा भाषण, उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन, और पुरानी बात है उस पे, जो पूर्व राष्ट्रपति है वो उस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और तारी सारी तैयारी चल रही है। तो ये चुनाव आयोग ने तो उस तैयारी में पलीता लगा दी, बोला हम 4 राज्य के चुनाव एक साथ नहीं करा सकते, और ये हवाला दिया कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो करना आसान नहीं है। एक तरफ तो बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति आ गई है। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है उसको आप किस तरह से देख रहे धनंजय जी, चुनाव आयोग ने जिस तरह से घोषणा की है, 4 राज्यों के चुनाव प्रस्तावित थे बिल्कुल अभी, और 2 की घोषणा कर दी, 2 की छोड़ दी, और उनकी घोषणा भी इनके चुनाव परिणाम के बाद की जाएगी। अगर वन नेशन वन चुनाव की बात होती, वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती, तो प्रधानमंत्री इस पर अमल करवाते। प्रधानमंत्री की, मैंने हमेशा कहता हूं, कथनी करने में हमेशा अंतर रहा है। जो वो कहते हैं करते उसका उल्टा है, और जैसे ही कोई मौका मिलता है, मतलब उनके निर्णय लेने में जो क्षमता है, अपनी मौका प्रस्ती काम करती है। भयंकर रूप से मौका प्रस्त है वो, और इस तरह की दिव्यर्थी बातें करते हैं ताकि कि फंसना ना पड़े। अगर ये वन नेशन वन चुनाव की बात होती, साबित करना होता, तो 4 चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ भी हो सकते थे, क्योंकि कुछ बातें भावुकता के तौर पर जनता में ऐसे जुमले छोड़ते हैं कि जनता उन चीजों में उलझे है। जैसे यूसीसी हो गया, सर्कुलर हो गया, है ना, वन नेशन वन चुनाव हो गया, वो इस तरह की चीजें छोड़ते रहते हैं, उनको आदत है। लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उनके नफरती भाषणों को लेकर एक तरफा आंखें नीची रखी थी, और उनके इशारे पर नाश्तावा लग रहा था, आज भी ये लग रहा है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से शायद प्रधानमंत्री कार्यालय से निर्देशित है, उन्हीं के इशारों पर काम कर। और जैसा कि प्रधानमंत्री जानते हैं कि उनकी कुछ डिमांड इस बार कम हुई है, क्योंकि पिछले चुनाव, लोकसभा चुनाव में हमारी पूर्व के जो छोटे क्षेत्र थे, छोटे स्टेट थे, उन्होंने कहा था आप मणिपुर में साफ कह रहे थे, आप मत आना यहाँ पर। मुझे लगता है कि इन स्टेट में जाने की भी हिम्मत उनकी नहीं पड़ेगी। अगर चले भी गए तो जैसा भाषण लाल किले पे दिया है वैसा ही भाषण देकर चले आएंगे। हरियाणा में चुनाव और जम्मू कश्मीर में चुनाव और महाराष्ट्र में नहीं कराना, महाराष्ट्र में नया चुनाव ना कराने का कारण तो सीधा सीधा है कि वहां एनडीए में फूट पड़ने की पूरी तरह संभावना है। मौका दिया, अजीत पवार मौका देख रहे हैं, जो उन्होंने बयान दिया था कि मुझे बहन के खिलाफ चुनाव लड़ाना, पत्नी से लड़ाना बहुत अच्छा निर्णय नहीं था। ये साबित करता है कि अजीत पवार के मन में कुछ चल रहा है, वापस जाने की सोच रहे हैं, और इसका एहसास प्रधानमंत्री कार्यालय को भी है, भाजपा को भी है। इसलिए इस चुनाव से महाराष्ट्र को अलग किया गया। अब आते हैं वापस हरियाणा को। हरियाणा में जो इन्होंने चुनाव की घोषणा की है, हरियाणा के अंदर बाबा राम रहीम का बाहर आना, फरलों पे लेके आना, ये कल ही साबित हो गया था कि हरियाणा के चुनाव पहले चरण में कराए जाएंगे, यानी कि महाराष्ट्र और उससे पहले कराए जाएंगे। राम रहीम के आने का मतलब यही था। लेकिन हरियाणा में इस बार चुनाव, ये आप जो कह रहे हैं ये बड़ी खबर है, और आप इसको थोड़ा और विश्लेषित कीजिएगा जी। राम रहीम वाले ना, हाँ हाँ, मैं राम रहीम जब भी आते हैं समझ लो चुनाव नजदीक है ना। वो किसका शेर था, मेरे नाम याद नहीं आ रहा, कि सरहदों पर तनाव है, तेरा पता करो कहीं चुनाव है। तो बाबा रहीम बाहर है, पता करो कहीं चुनाव है ना। तो बाबा रहीम जब भी बाहर आए समझ लो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या राजस्थान में कहीं ना कहीं चुनाव की घोषणा होने वाली है। मैं तो राहत कल इंदौरी आपको का शेर है, राहत इंदौरी का शेर है। हाँ, रात इंदौरी का शेर है। तो मैं कल ये बात कहने वाला था, लेकिन वो समय नहीं मिल पाया, जो बात अपनी कह नहीं पाया। हरियाणा का जहां तक सवाल है, हरियाणा में इस बार बड़ी विकट स्थिति भाजपा के लिए पैदा हो गई, क्योंकि 3 चीजें उनको नुकसान देने जा रही हैं। एक तो किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि, वो इनका पीछा नहीं छोड़ रहा भाजपा। दूसरा अग्निवीर, तीसरा विनेश फोगाट, महिला खिलाड़ी वाला मामला।
ये तीन घटनाएं इतनी बुरी तरह भाजपा के खिलाफ जा रही है कि खास तौर से गांव देहात का जो मतदाता है वो भाजपा को वोट देने नहीं जा रहा। और जो हरियाणा की कल्चर है वो हमेशा एक थाली में रोटी खाने की कल्चर रही। जातिवाद तो है लेकिन इतना भयंकर जातिवाद नहीं है कि वहां मार काट हो जाती है नाम पर, ना ही वहां सांप्रदायिकता। हालांकि गुरुग्राम के एक हिस्से में वहां मेवात के इलाके में कोशिश की गई थी पिछले साल, तो सफल नहीं रही। सफल इसलिए रही कि हरियाणा की जो कल्चर है, मैं आपको बता दूं धनंजय जी, पंजाब के बॉर्डर के पास जो हरियाणा के सिख इलाके हैं, जैसे फतेहाबाद के आसपास जितने भी सिख इलाके हैं, उनके घरों में हुक्का है। वो खुद पीते हैं या आने वाले हरियाणा के अपने साथियों को पिलाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जबकि सिख धर्म में तंबाकू की विशेष तौर से मनाही है, जैसे इस्लाम में शराब की मनाही है, ऐसी सिख धर्म में तंबाकू की मनाही है। लेकिन सिख परिवारों में आपको घर में हुक्का रखा मिल जाएगा। ये क्या दर्शाता? सामने वाले का सम्मान, कि जैसा कोई खाना चाहे, जैसा कोई पीना चाहे, उसके लिए सारी व्यवस्था घर में रहती है। तो हरियाणा की कल्चर को इन्होंने बहुत तोड़ने की कोशिश की है भाजपा ने कभी जाट वर्सेस पंजाबी किया, कभी पंजाबी वर्सेस जाट किया, कभी जाट वर्सेस अहीर किया, कभी सैनी सैनी बनाम अन्य किया। तो जैसी सुविधा जैसे यूपी में करते रहते हैं, ऐसे ही उन्होंने वहां किया। तो हरियाणा के अंदर आज की तारीख में अगर चुनाव होने जा ही रहा है 2 महीने बाद, तो मैं ये मानता हूं जो 3 घटनाएं मैंने गिनाई हैं, अग्निवीर, महिला खिलाड़ी और आपका किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि, ये तीनों इनको बड़ी भयंकर तरीके से लपेटने जा रही हैं और बड़ी खतरे की घंटी है इनके लिए। भारत भाई, चुनाव आयोग भी बीजेपी को बचा नहीं सकती, लेकिन मैं तो कुछ और सोच रहा था कि इस देश का सबसे बड़ा संगठन तो आरएसएस है, और जो है 1962 के वार में भी बहुत कमाल काम किया था। नेहरू जी ने भी तारीफ की थी आरएसएस की। आप तो सारा बैकग्राउंड जानते हैं, इसलिए मैं वो सवाल आपसे छेड़ रहा हूँ। तो चुनाव आयोग क्यों नहीं मदद लेता आरएसएस? या कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए सरकार क्यों नहीं मदद लेती? उपराष्ट्रपति बोल चुके हैं कि आरएसएस जो है एक महान संगठन है, देशभक्त संगठन है। अभी तो कुछ दिन पहले बोल रहे थे, आपने शायद वो भी सुना होगा। क्या दिक्कत है आरएसएस को साथ लेने में? आरएसएस को साथ लेने में दिक्कत इसलिए है चुनाव आयोग को कि पहली बात तो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं रजिस्टर्ड होता शायद ले भी जाती पड़ोसी। भाई आरएसएस नहीं कहीं रजिस्टर्ड नहीं रजिस्टर्ड है, नहीं रजिस्टर्ड है, लेकिन उनके यहाँ से पढ़े लिखे लोग जो है पीएम बनते हैं, सीएम बनते हैं, डीएम बनते हैं, वाइस चांसलर बनते हैं, तो क्या दिक्कत है? है। और तभी 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 तो गणेश गणेश बताते हैं सर्जरी हमारे यहाँ बहुत पहले थी, हम हाथी का सिर आदमी के धड़ पे लगा सकते हैं। वो इतने विद्वान लोग हैं तो उनकी मदद लेके तो और विद्वत्ता खतरे में अपनी भी डालनी पड़ेगी मुझे। लेकिन सवाल दूसरा है कि आरएसएस की मदद लेने का सवाल नहीं है। आरएसएस तो खूब चुनाव में काम करता है, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट अफवाह फैलाने में, कंफ्यूजन फैलाने में, वो सारे काम करता है। नफरत फैलाने का सारा विधा उसी के पास होता है। वो ग्राउंड लेवल में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। वो ना भी मदद ले निर्वाचन आयोग उसकी, तब भी वो काम करता है। तो उसके सामने अस्तित्व का सवाल है आज की तारीख में आरएसएस के सामने। अगर मोदी नहीं रहेंगे तो आरएसएस भी नहीं रहेगा। ये बात मैं कई बार चर्चा में और भी जगह कह चुका हूं कि आरएसएस के लोग, हम उन्हें कितना भी अलग मान लें भाजपा से, ये चोली दामन का साथ है, बल्कि आरएसएस ही राजनीतिक संगठन है, भाजपा स्वयंसेवक है। ये मैं उल्टी बात कह रहा हूँ। ये बहुत मजेदार बात कही, बहुत मौलिक बात कही है आपने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जम्मू भाई क्या बोलते हैं? सुरेंद्र भाई साहब, आप भी अपना कमेंट दीजिएगा, बहुत इसमें बहुत वाकई मौलिक है। बहुत बहुत नया समीकरण है, बहुत सही है। हाँ, बहुत राजनीति बढ़िया, आरएसएस ही नया नया करती है, सही बैठक बढ़िया है, वही लेती है, बढ़िया है, वाह। और सारा जो बिछात है ना वो आरएसएस ही बिछाती है, और इनको कहती है कि अब इस नक्शे पे आपको काम करना है, इस रोड पे आपको चलना है, तो स्वयंसेवक चल हाँ, जाता है बीजेपी। ये एक तो और स्वयंसेवक बताऊं, है। एक और बता, रोक के रखिएगा जहां बोलना है आपको, मैं हमेशा घुस जी, जाता हूँ बीच जी, में। क्या दिक्कत है हमारे गांव में जो है, सुरेंद्र भाई साहब, हमारे गांव में चौराहे पे ताश खेल रहे होते थे लोग, जब हम जब बड़े हो रहे थे, तो ताश खेल रहे होते थे। चार लोग, ताश का होता है 29 बोलते हैं उसको, तो चार लोग खेलते थे और 40 लोग खिलवाते थे। तो ताश लेके जो बैठा हुआ आदमी वो खाली हाथ में पकड़ता था, बाकी पत्ता खींच के कोई और फेंक देता था।
अरे ये फेंक न, क्या देख रहा है, देख अभी नहला वहां आएगा, देख अभी फलाना वहां गुलाम यहाँ नहीं, फंसेगा। फलाने फलाने की बेगम पीठ। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो वही हाँ कह रहे हैं, हाँ कंटिन्यू कीजिए बिल्कुल। जी। तो मैं ये कह रहा था कि आरएसएस ही असली राजनीतिक संगठन है। भाजपा और उसके जितने भी 44 या 36 अनुषांगिक संगठन है, वो उनके सच्चे संघ है। वो पूरी बैठ के जो राजनीति तय करते हैं, वो उन्हीं का आदेश लागू होता है। और मैंने आरएसएस की मीटिंगों के जो मेरे बहुत परम मित्र हैं बता करके बताते हैं, वहां एक ही शब्द चलता है। जैसे मिलिट्री में होता है ना कि कमांडर को अटैक करना है, कोई प्लानिंग, किसी चौकी पे जाना है, कहीं फौजी दस्ते को भेजना है, तो फौजी दस्ते को जो बुलाता है तो कहता है देखिए ये ऑपरेशन फला फला हमको करना है, आपको ऐसे ऐसे जाना है, उस टुकड़ी के नेता ये होंगे, अफवाह फैलाओ समिति के नेता ये होंगे, दंगा फैलाओ के ये होंगे, मस्जिद पे सुअर वो गिराएगा, मंदिर पे गाय ये गिराएगा। सब चीज तय होती है, फिर पूछा जाता है कोई शक, बोलते नहीं कोई शक नहीं है, तो ठीक है अपने अपने काम पे लगिएगा, चाय नाश्ता करिएगा, बिल्कुल फौजी अनुशासन के हिसाब से। इसीलिए आरएसएस को आज की तारीख में, मैं तो एक चीज और कहता हूं, अगर मोदी जी का ये आज इस 2000 100 साल पूरे होने जा रहे हैं आरएसएस को, शायद 2025 में, इनकी प्लानिंग यहां तक थी कि इस बार मोहन भागवत ही पूरा इंचार्ज हो जाए। लेकिन चूंकि इंडिया है, सामने इंडिया आ गया, इसलिए उनको कदम वापस खींचने पड़े। इनकी योजना थी कि 10 साल तक तो मोदी जी को चलाएंगे, उसके बाद आरएसएस डायरेक्ट राजनीति में आ जाएगा। अभी तक तो परोक्ष रूप से अपने आप को कहते थे, फिर डायरेक्ट आ जाएगा। इसलिए आप देखते होंगे कि मोहन भागवत जी के डायरेक्ट दशहरा के भाषण डायरेक्ट लाइव कास्ट किए जाते हैं। ये पहली घटना थी, आपको याद होगा 2015 के बाद ये शुरुआत थी। तो आरएसएस चूंकि बहुत गहराई से अध्ययन करता है, मतलब षड्यंत्र को किस तरह इम्प्लीमेशन करना है, इम्प्लीमेशन के बारे में अध्ययन, ऐसा अध्ययन में समझना आप, वो पूरी गहराई से सोचते हैं, पूरी गहराई से तय करते हैं, और तब कदम उठाते हैं। और कदम इस तरह उठाते हैं कि 2 कदम, अगर 1 कदम आगे उठाया तो 3 कदम पीछे भी भागना पड़े तो भागने की तैयार रखते हैं, और पूरा शोध करते हैं। जैसे बाबरी मस्जिद का मामला था, मैंने आपको एक बार फिर बताया था, आज फिर वो बताने की बात आ गई क्योंकि सवाल ऐसा खड़ा हो गया कि भारत के कल्चर में किसी की मंदिर मस्जिद को गिराने की कल्चर है ही नहीं। तो बाबरी मस्जिद का नाम 84 के बाद आडवाणी जी ने पहली बार शायद 86-87 में इसको, है ना, हमारे यहाँ 86-87 मुजफ्फरनगर के अंदर जब विश्व हिंदू परिषद का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें राम मंदिर बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था, उसके बाद बाबरी मस्जिद को ढांचा कहना शुरू किया, और 2 साल बाद को विवादित ढांचा कहना शुरू किया। तो आरएसएस ने अंदर खाने बहुत चर्चा की कि अगर आपको मस्जिद का शब्द दिए रखेंगे तो आप कभी से गिरा नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत की जनता किसी मस्जिद मंदिर को गिराने के पक्ष में नहीं, भले कितना नफरत पैदा हो, कितनी दिल में नफरत हो, कितने नफरत के बीज हो, कितनी विभाजन विषिका आपको दिखा लीजिए आप उनको, लेकिन वो किसी के मंदिर मस्जिद को नहीं गिराएंगे। तो उसको ढांचा किया गया। इसी तरह सेकुलर शब्द, उनको लगा कि जब तक ये सेकुलर शब्द रहेगा, इसको तो देश की जनता, आप देश के जनता को नहीं बांट पाएंगे, तो छदम धर्मनिरपेक्ष, और फिर पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं कहते, वो पंथ निरपेक्ष कहते हैं। अपने हम पंथ निरपेक्ष है, आप छदम धर्मनिरपेक्ष है। इस सेकुलर के मुझे लगा मोदी के मुंह से कुछ निकल गया है, और वो शायद बदनाम करने के लिए निकला है। इस सेकुलर को फिर से दोबारा बदनाम किया जाए, क्योंकि सेकुलर फिर उभर के आ रहा था इंडिया के रूप में। उनको लगा इसको फिर बदनाम कर दे, चर्चा करें लोग बात। तो इसीलिए ये जो आज के टाइम में हालात में है, खास तौर से परेशानी आरएसएस की है कि अगर मोदी ब्रांड पिट गया तो तुम्हारा क्या होगा कालिया। वो अपनी गद्दी बचाने के लिए दाएं बाएं पीछे पीछे भी बात करते हैं। जैसे जेपी मूवमेंट में घुस गए थे, केजरीवाल के साथ घुस गए थे, आज वो फिर कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि अपने बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, और वो बचाव के सारे काम करते हैं। अगर कांग्रेस ने इनके खिलाफ निर्मम वैचारिक संघर्ष चलाया होता तो आज कांग्रेस को ये दिन ना देखने पड़ते। वैचारिक निर्मम संघर्ष नहीं चलाया, और आज राहुल गांधी, जब ये राहुल गांधी से प्रधानमंत्री क्यों डरते हैं? इसलिए डरते हैं कि राहुल गांधी वैचारिक नींव पर अपनी मजबूत कर रहे हैं कांग्रेस की।
इसीलिए उन्होंने छूट दे रखी, जिसको जाना है जाओ, जिसको आना है आओ। तो वो वैचारिक निर्मम संघर्ष करने के मूड में है राहुल गांधी। उनको लग गया है कि अगर ये नहीं करोगे तो ये आरएसएस जो है आपको गुलाम बना लेगा, इस देश को गुलाम बना लेगा, बंटवारा करा देगा। यहां तक की इनकी सोच है, मुझे लगता है तो बंटवारा करा देंगे। मणिपुर का हुआ, आपका जम्मू कश्मीर का हुआ, पूरी सरहदों पे आप देखिए, बांग्लादेश के पास देखिए, पाकिस्तान के पास देखिए, पूरी सरहदों पे इन लोगों ने हालत खराब कर दी है। अब मैं वापस आता हूँ, थोड़ा हरियाणा पे जिक्र हो जाए थोड़ा सा। हरियाणा के अंदर मैंने कुछ थोड़े से आंकड़ेबाजी पे थोड़ा यकीन कर रहे हैं चर्चा। 2014 से पहले बीजेपी को कभी दहाई पार नहीं कर पाई विधानसभा चुनाव में, लेकिन 2014 के में 7 सीटें एमपी की मिली थी और 47 सीटें इन्होंने विधानसभा के चुनाव में जीती थी। उसके बाद 2019 के चुनाव में 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती, लेकिन एमएलए रह गए 40, विधायक 40 रह गए उनसे, और जेजेपी का समर्थन लेके तब सरकार बनी थी इनकी। अब आते हैं 2024 में, फिर इनके 5 एमपी रह गए। इसी तरह वोट परसेंट 2019 में 58% था लोकसभा में, इस बार इनका 40% है, यानी कि 8 और 4 12% मत प्रतिशत मिला है। और कांग्रेस को मिला था 44%, 19 में था 28%, 28 का 44 हुआ। तो आज की हालात में समझ रहे हैं बहुत बारीकी के साथ कि अगर 1 या 2% भी वोट परसेंट इधर उधर हो गया तो कांग्रेस को कई बहुमत ना मिल जाए। बस एक ही शर्त है कि जो शैलजा गुट है और हुड्डा गुट है, ये अगर एक रहे तो, ये कहीं मूंछों की लड़ाई लड़ गए तो दिक्कत आ सकती है, वरना तो शैलजा गुट और ये हुड्डा गुट मिलके लड़ जाते हैं चुनाव तो कोई ताकत नहीं है हरियाणा के अंदर, क्योंकि देहात पूरी तरह पलटने को तैयार बैठा है। शहरों की हालत यह है कि शहरों में मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग पहले से ही आरएसएस का समर्थक रहा है, और ज्यादातर वो तबका है जो पंजाबी तबका है, हरियाणा खट्टर की वजह से थोड़ा सा, क्योंकि पंजाबी का प्रयोग किया था। भारत भाई, आपने वो जी प्रसंग छेड़ा है तो ये भी बतला दीजिए कि शैलजा गुट और हुड्डा गुट जो है, क्या दोनों रात दिन की तरह है, या दोनों रेलवे की पटरी की तरह है, या लगता है कि कहीं मिल जाएंगे, कोई ऐसा आएगा हाँ हाँ, जो जोड़ देगा? क्या लग रहा है, वो वह भी बता दीजिए। कभी 36 कभी 63, क्योंकि कुमारी शैलजा जो है वो दलित को रिप्रेजेंट करती हैं, हुड्डा जाट को रिप्रेजेंट करते हैं। और हरियाणा के अंदर आज की हालात में जाट प्लस दलित प्लस मोमडन, ये कांग्रेस की फेवर में पूरी तरह में नजर आ रहा है। अगर चौटाला महाराज मायावती से गठबंधन करने की घोषणा की है उन्होंने, लेकिन मायावती जी को मैं नहीं समझता कि वो दलित वोट में थोड़ी बहुत सेंध लगा ले तो लगा लें, या दलित और जाट का गठजोड़ इस तरह से करके ले जाए मायावती के नेतृत्व में, चौटाला के नेतृत्व में, तो वो कमजोर संगठन होगा। अगर वोट काटेगा तो मैं समझता हूँ भाजपा की वोट काटेगा, कांग्रेस की वोट नहीं काटेगा वो। हरियाणा की बात उल्टी कह रहा हूँ, यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, हरियाणा में उल्टा होगा। क्योंकि हरियाणा में जो मैं बता रहा हूँ कि अग्निवीर, फोगाट और आपका ये किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि, ये 3 चीजें मिलकर के ऐसा कॉकटेल तैयार है, ऐसा कॉकटेल तैयार है कि अगर सामने इंडिया मजबूती से लड़ गया, आप भी शामिल हो गया, शैलजा और हुड्डा साथ साथ लड़ पड़े, हालांकि आज दोनों अलग अलग यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन कुछ वो यात्रा अलग अलग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बयानबाजी अलग अलग ना कर देना, और टिकटों के बंटवारे पे आपस में टकराव न पैदा हो जाए, कहीं जनता को ये मैसेज चला जाए कि आपस में लड़ रहे हैं। तो आम आदमी हालांकि पार्टी के वो भी, आम आदमी पार्टी भी लड़ने जा रही है अलग से, वो क्या करेगी? वो अभी क्लियर नहीं हो पाया उनका, क्योंकि आज ही चुनाव की घोषणा हुई है कि अकेले लड़ेंगे साथ जाएंगे। अभी उनका कोई उद्देश्य क्लियर नहीं हो पाया, कोई क्या करेंगे वो। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी साथ जाएगी, क्योंकि जिस कांग्रेस के तरह साथ सिसोदिया गठबंधन ने, होगा? हाँ शायद, मैं अनुमान इसलिए लगा रहा हूँ, सिसोदिया ने जो बयान दिया है, सारे एक हो जाओ वरना तानाशाही आने का खतरा पैदा हो जाएगा। ठीक है, मैं ठीक है, सिसोदिया के ठीक। बयान के संदर्भ में ये बात कर रहा हूँ।